Hello everyone, I hope you all are doing well. Today is our second class of our class 11th economics. कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स होता क्या है. We've studied it is derived from two Greek words, oikos and nemen, where oikos means a house, nemens means to manage. Therefore, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट. फिर हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है, उसके अंदर क्या आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने टाइप्स की होती हैं? कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. फिर हमने रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था कि हम क्यों स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं इन तीनों अलग अलग एक्टिविटीज के रेफरेंस में. हमने एफओपी पढ़ा था. एफओपी क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको भी इन डेप्थ में किया था. तो आज की क्लास चालू करते हैं. और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो कि है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. कि ये सेविंग्स क्या होती हैं और ये इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं. जो भी हमने इनकम की है, जो भी हमने पैसे कमाए हैं, अगर हमने उसे अपनी करंट कंजम्पशन में यूज नहीं किया है, अगर हमने उसे खर्च नहीं किया है किसी किसी भी चीज के लिए, और हमने उसको साइड में रख दिया है कि हम इसको नहीं खर्च करेंगे, तो वो हमारी सेविंग्स होती है. इन्वेस्टमेंट क्या होता है? वही सेविंग्स को उठाकर हम किसी ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जो कि हमें रिटर्न दे रहा हो. राइट, जैसे कि हमने उस सेविंग्स की एफडी कर ली, बैंक में रख दिया, बोल दिया कि भैया 10 साल बाद दे देना हमको इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट करके, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई. या हमने बॉन्ड्स खरीद लिए, या हमने कहीं एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, जो हमें रिटर्न दे रहा हो, वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है. हमने कोई भी एसेट बाय कर लिया हो जिसपे हमें कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा हो कि ये हमें बेनिफिट देगा, वो होता है हमारी इन्वेस्टमेंट. ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इकोनॉमिक्स में. क्या कहीं भी हर इंसान को सेविंग्स जरूर करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट्स भी जरूर करने चाहिए. आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. आई वाज वेरी यंग, आई वाज इन स्कूल, and I used to get some pocket money. So my father, what he used to do, कि उस टाइम पे वो हमें 100 रुपए दिन का देते थे, और वो हमें बोलते थे कि तुम ये 100 रुपए पूरा मत खर्च करो, ये 100 रुपए तुम्हारे ही हैं, पर ये 100 रुपए पूरे मत खर्च करो, इसमें से 20 या 30 रुपए अलग निकाल के रख लो और भूल जाओ. तुम उस 20-30 रुपए को अलग निकाल के रख लो और भूल जाओ. तो हमें हमेशा ये लगता था कि यार ये हमारे ही तो पैसे हैं, हमें क्यों बोलते रहते हैं कि भूल जाओ भूल जाओ, क्यों भूल जा रहे हैं, हमें खर्च करने दो. आज वो सेविंग्स मिला जुला के, मतलब वो धीरे धीरे हमारी आदत में कन्वर्ट हो गया कि अगर हमें कुछ भी पॉकेट मनी मिल रही है, हमने कहीं से भी कुछ भी अर्न किया है, तो पार्ट ऑफ दैट पोर्शन, अ पार्ट ऑफ दैट इनकम ही कहेंगे हमारे लिए. अगर हमें पॉकेट मनी भी मिल रही है तो वो इनकम ही है हमारे लिए, कहीं से पैसे आ ही रहे हैं. तो वो एक आदत में कन्वर्ट हो गई कि वो हम एक हिस्सा हमेशा सेविंग्स में डालते हैं. फिर थोड़ा सा और बड़े हुए तो पापा ने बोला कि यार ये यहीं पे पड़ा हुआ है पैसा, इसका ना ये बढ़ रहा है ना घट रहा है, बल्कि घट ही रहा है, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है, वैल्यू ऑफ मनी कम होती जाती है. तो इससे बेटर है कि तुम इसको एसआईपी में डाल दो या तो बैंक में डाल दो. फिर हमने कहा हाँ ठीक है. उस टाइम पे एसआईपी की इतनी नॉलेज नहीं थी, बट मेरे फादर को थी. तो उन्होंने कहा बैंक में भी तो सिर्फ 7 या 8% ही दे रहा है, 4 या 5% था उस टाइम पे. तो उन्होंने कहा इससे बेटर है कि तुम म्यूचुअल फंड्स में डाल दो. आज के टाइम पे वो पैसे, जो थोड़े थोड़े पैसे अक्यूमुलेट हुए हैं, वो धीरे धीरे करके एक बड़ा कॉर्पस बन गया है मेरे पास. सो टुडे आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे फादर ने मेरे अंदर ये सेविंग्स की हैबिट इनकलकेट करी. तो ये जो सिक्योरिटी वाला फैक्टर होता है कि व्हाट इफ, कि आज अगर मेरे पास सब जगहों से पैसे आने बंद हो जाए तो हाउ विल आई सर्वाइव, मुझे टेंशन नहीं है. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सेविंग्स है और मैं अभी भी सेविंग्स करती हूँ, उसको अभी भी इन्वेस्ट करती हूँ एसआईपी में, अभी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती हूँ. मुझे पता है कि मुझे वो पैसे मेरे लिए कुछ नहीं है. मतलब मेरी आदत ही वैसी पड़ गई है कि वो पैसे
मतलब मैं दे के रख के भूल चुकी हूँ, राइट। बट मुझे ये भी एक बैक ऑफ द माइंड ये एक क्या कहते हैं तसल्ली है कि मैं 10-15 साल से सेविंग करके आ रही हूँ, वो आज एक इतना बड़ा कॉर्पस बना है। मैं आज भी सेविंग कर रही हूँ, वो और 10 साल बाद कितना बड़ा कॉर्पस बनेगा, राइट। तो हर बच्चे को, हर इंसान को सेविंग्स जरूर करनी चाहिए, और जहां मौका मिले इन्वेस्टमेंट भी जरूर करनी चाहिए सोच समझ के। यू नेवर नो कौन से दिन आप कब देखने पड़ जाएं, पर अगर आपके पास एक बैक एंड में सिक्योरिटी है तो यू विल नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस। आपको कभी डर नहीं लगेगा कि व्हाट इफ, क्या अगर ये ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, राइट। तो इस चीज के बारे में हमेशा ध्यान रखना और अपने पेरेंट्स से भी जरूर बात करना, राइट। तो अभी हम लोगों ने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा बड़ा पढ़ा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और इकोनॉमिक्स की लीगल डेफिनेशंस जो बड़े बड़े महान रथियों ने दी हुई है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला महान रथी कौन था जिसने इकोनॉमिक्स को समझा और उसकी डेफिनेशन दी? वो थे हमारे एडम स्मिथ, जिसको हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन दी थी एडम स्मिथ ने। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। सिंपल, इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो हमें वेल्थ के बारे में बताती है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, सिंपल। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है? दूसरी डेफिनेशन हमें दी थी एल्फ्रेड मार्शल ने। ये सारे बहुत ही नोन नाम है इकोनॉमिक्स की दुनिया के। एल्फ्रेड मार्शल। अब जैसे एडम स्मिथ ने क्या बात करी थी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इन्होंने इकोनॉमिक्स को किसके साथ लिंक किया था? इन्होंने इकोनॉमिक्स को लिंक किया था वेल्थ के साथ। तो इन्होंने वेल्थ के एस्पेक्ट में डेफिनेशन दी थी। अब दूसरे आए थे एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ man in the ordinary business of life. It inquires how he gets its income and uses it. इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स ऐसी स्टडी है जो कि मैन के, एक नॉर्मल इंसान के ऑर्डिनरी बिजनेस कि वो अपनी जिंदगी में क्या क्या बिजनेसेस करता है और उससे कैसे पैसे जनरेट करता है और उसे कैसे यूज करता है, ये सब बताया था एल्फ्रेड मार्शल ने। इन्होंने किस एस्पेक्ट में ये डेफिनेशन दी है? इन्होंने ये डेफिनेशन दी है एक वेलफेयर एस्पेक्ट में, कि इंसान अपने वेलफेयर को कैसे इनहैंस करता है, कैसे मैक्सिमम यूटिलिटी पे लेके जाता है। तो ये दूसरे हुए हमारे एल्फ्रेड मार्शल। अब तीसरे थे हमारे लायनल रॉबिन्स जी। लायनल रॉबिन्स जी ने क्या बोला? लायनल रॉबिन्स, ये सारे वर्ड्स, ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे। आप इनमें से किसी को भी कोट करके आ जाओगे, कल को आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे और अगर उसमें इकोनॉमिक्स है तो ये सारे नाम कहीं भी कभी भी पूछे जा सकते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि किसके एस्पेक्ट में इन्होंने डेफिनेशन दी थी। तो तीसरे हैं लायनल रॉबिन्स। अब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने किस चीज के एस्पेक्ट में डेफिनेशन दी थी? पहले इनकी डेफिनेशन सुनते हैं। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर as a relation between ends and scarce means which have alternate uses। मतलब कि इकोनॉमिक साइंस तो है, चलो ठीक है, एडम स्मिथ जी ने बोला कि इकोनॉमिक साइंस है, मान लिया। विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। एल्फ्रेड मार्शल जी ने भी कहा कि एल्फ्रेड मार्शल जी ने कहा था कि ठीक है कि मैन अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में जो जो चीजें करता है और कैसे पैसे कमाता है और उसको कहाँ कहाँ यूज करता है, चलो इसको भी हम लोगों ने ले लिया। इन्होंने क्या और ऐड किया? इन्होंने ये ऐड किया कि विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड scarce means which have alternate uses। ends and scarce means which have alternate uses। मतलब
कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं इन स्केर्स मीन्स के बारे में, इन स्केर्स मीन्स के रिलेशन में। स्केर्स मतलब कि जो हमारे पास कम है, जिसकी हमारे पास कमी है, और उसके बहुत यूजेस हैं। अब फॉर एग्जाम्पल में बहुत एक छोटा एग्जाम्पल है कि मिल्क, मिल्क किससे आता है? पैसे से आता है, ऑफ कोर्स, मनी। इस पैसे से हमने दूध खरीदा। अब इस दूध के कई सारे यूजेस है। इस दूध को हम ऐसे भी रॉ भी पी सकते हैं, इस दूध का हम कर्ड भी बना सकते हैं, इस दूध का हम घी भी बना सकते हैं, इस दूध का हम पनीर भी बना सकते हैं, इस दूध का हम खोया भी बना सकते हैं, राइट? तो इसके कितने सारे यूजेस हैं। तो लायनल रॉबिन्स ने बताया कि हमें ये तो पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज स्कैर्स हैं और वो हमेशा रहेंगे, और जो हमारे पास स्कैर्स रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग जगह पे यूटिलाइज किए जा सकते हैं। मतलब कि उनको हम यहाँ भी यूटिलाइज कर सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी। मतलब अगर दूध है, हमारे पास एक रिसोर्स है दूध, तो उसका हम दूध भी बना, ऐसे दूध भी पी सकते हैं, पनीर भी बना सकते हैं, कर्ड भी बना सकते हैं, खोया भी बना सकते हैं, घी भी बना सकते हैं, बर्फी भी बना सकते हैं, कोई मिठाई भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि उसके कितने सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब डिसीजन मेकिंग यहाँ आती है कि हमें उसका बनाना क्या है, राइट? तो ये बताया था लायनल रॉबिन्स जी ने। अब आ गए चौथे। अच्छा, इन्होंने किसके एस्पेक्ट में डेफिनेशन दी है? इन्होंने दी है स्कैर्सिटी के एस्पेक्ट में। इनकी डेफिनेशन किसके बारे में बात करती है? स्कैर्सिटी के बारे में। कमियां, कमी है, किसी चीज की कमी है, स्कैर्स है कोई चीज। अब आ गए चौथे हमारे प्रोफेसर एंथनी सैमुअल्सन। अब एंथनी सैमुअल्सन ने इन सबको देखा, इन सबकी डेफिनेशंस पढ़ी, और उन्होंने कहा यार ठीक है, इसने भी ठीक बोला, इसने भी ठीक बोला, इसने भी ठीक बोला, पर कुछ तो कमी है। उसने बोला कि भैया कुछ तो कमी है। तो उन्होंने फिर अपनी एक और नई डेफिनेशन दी, और उन्होंने ये डेफिनेशन दी ग्रोथ के एस्पेक्ट में। उन्होंने ये डेफिनेशन दी ग्रोथ के एस्पेक्ट में कि ठीक है, मान लिया इकोनॉमिक साइंस है। फिर अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था कि ठीक है, उन्होंने वेलफेयर के बारे में बताया कि इंसान अपने वेलफेयर को कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है, कैसे वो अपनी इनकम जनरेट करके अलग अलग यूजेस में उस इनकम को दे सकता है ताकि उसका वेलफेयर मैक्सिमम हो। फिर रॉबिन्स जी का भी समझ में आया कि ठीक है, एंड्स और स्केर्स मीन्स के बीच में ऑल्टरनेटिव स्केर्स मीन्स होते हैं और लोग उसमें ऑल्टरनेटिव यूजेस पे उसको खर्च करते हैं, ठीक है। पर प्रोफेसर एंथनी सैमुअल्सन ने बोला कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various people and groups of society. अब इसका क्या मतलब हुआ? इन्होंने बढ़िया बढ़ा चढ़ाकर एक डेफिनेशन दी। उन्होंने बोला कि ठीक है, तीनों लोगों ने सब सही बोला, तो उन्होंने तीनों लोगों की डेफिनेशन ले ली और उसमें ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? कि ठीक है, हमने अलग अलग कमोडिटीज प्रोड्यूस करी ओवर द टाइम और डिस्ट्रीब्यूट करी, जो हम आज कंज्यूम कर रहे हैं और जो हम फ्यूचर में कंज्यूम करेंगे, अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। तो हमें सिर्फ इकोनॉमिक्स इसीलिए नहीं पढ़नी है कि एक इंसान के बारे में क्या है, वो कैसे कैसे अलग अलग रिसोर्सेज को अलग अलग यूजेस में पुट कर रहा है। हमें ये भी देखना है कि ओवरऑल अलग अलग ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, मतलब अलग अलग जो जनता के कैटेगरीज बने हुए हैं, उनमें कैसे कंजम्पशन हो रहा है, उसमें कैसे यूजेस हो रहे हैं, उसमें कैसे लोग आज और कल अपने कंजम्पशन को डिवाइड कर रहे हैं। हमें ये सब भी तो पढ़ना है। हमें ये सब भी तो पढ़ना है कि सिर्फ एक इंसान, हमें पूरी कम्युनिटी के बारे में पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। तो हमें सैमुअल्सन जी ने बताया कि ठीक है, it could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various people and groups of society. ये चार लोग थे जिन्होंने
डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की। इन सब की लीगल डेफिनेशंस आपको याद करनी है, आपकी बुक्स में होंगी। मेरे पास सबके नोट्स प्रिपेयर है, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको उसके नोट्स भी दे दूंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको नोट्स लेने भी चाहिए और उसी से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस नोट्स में बहुत क्रिस्प और बहुत शॉर्ट फॉर्म में सारी चीजें दी हुई हैं। जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही दिया हुआ है, फालतू का कुछ नहीं दिया हुआ है। और क्योंकि ये सारी चीजें वहीं से हम पढ़ रहे हैं, तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएंगी। वो आपका सारा सिलेबस कवर करेगा नोट्स, और आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने लीगल डेफिनेशंस पढ़ ली इकोनॉमिक्स की, इन चारों लोगों के बारे में भी पढ़ लिया। वो चार लोग कौन कौन थे? वो चार लोग थे एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, लायनल रॉबिन्स एंड प्रोफेसर एंथनी सैमुअल्सन। जहां पे एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी थी वेल्थ के एस्पेक्ट में, एल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन दी थी वेलफेयर के एस्पेक्ट में, लायनल रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी थी स्कैरसिटी के एस्पेक्ट में, और प्रोफेसर एंथनी सैमुअल्सन ने दी थी ग्रोथ के एस्पेक्ट में। अब आते हैं एक नए चीज पे, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, पर उसको थोड़ा और इन डेप्थ पढ़ेंगे कि ये स्कैरसिटी क्या होती है। व्हाट इज स्कैरसिटी? आसान भाषा में स्कैरसिटी को समझा जाए तो किसी चीज की कमी। ओके, आसान भाषा में स्कैरसिटी मीन्स समथिंग विच इज लैक्ड। ओके, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। और लीगल भाषा में कि अगर हमारे पास किसी चीज की डिमांड है 100, कि 100 लोगों को ये चीज चाहिए, पर हमारे पास सप्लाई है 50, डिमांड है 100 पर सप्लाई है 50, तो इस रिलेशन में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे स्कैरसिटी है, यहाँ पे कमी है, यहाँ पे सप्लाई इतनी नहीं है कि डिमांड को पूरा कर पाए। तो ये होता है एक बेसिक मीनिंग ऑफ स्कैरसिटी। अब इसको थोड़ा और इलैबोरेटेड वे में पढ़ते हैं। हमने ये कल तो पढ़ा ही था कि जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो हमेशा हमेशा अवेलेबल रिसोर्सेज से ज्यादा होती हैं। ये हमने पढ़ा था कि ह्यूमन वांट्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन अवेलेबल रिसोर्सेज। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद इससे क्या होता है, इससे जो भी हमारी एक गुड्स होती हैं जो कि हम सबको मिलने चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। इसकी इस सिचुएशन की वजह से क्या होता है कि हमारी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि सबको मिलनी चाहिए। राइट, हमारी सप्लाई कम है डिमांड से, तो हमारी अवेलेबिलिटी सबके लिए कम हो गई। तो ये सिचुएशन क्या होती है? इस सिचुएशन को कहते हैं स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। और ये प्रॉब्लम मैंने कल भी बताया था, हर जगह एग्जिस्ट करती है, और ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो ये प्रॉब्लम फेस ना करता हो, कि उसको करना बहुत कुछ है पर उस करने के लिए जो मीन्स चाहिए, जो रिसोर्सेस चाहिए, उसकी कमी हमेशा रहेगी। आई होप आई एम गेटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने स्कैरसिटी पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। कि ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, समझ लिया इकोनॉमिक्स ये है, तो पर क्या जरूरत है इकोनॉमिक्स पढ़ने की? सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हम इकोनॉमिक्स को देखते हैं, क्योंकि हमें ये जानना है कि रिसोर्सेस की स्केर्सिटी जब है तो आखिर में फिर इकोनॉमी कैसे चल रही है, आखिर में फिर कैसे जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको किस जगह यूज किया जा रहा है, और किस आइडिया से यूज किया जा रहा है। मतलब हम इधर भी तो यूज कर सकते हैं, फिर हम इधर क्यों यूज कर रहे हैं? तो ये सब हम पढ़ते हैं, ये सब जानते हैं, हम ये सब जानना चाहते हैं, इसीलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। राइट, तो अब हमारी सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या है?
हमारी सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि हमारे पास चॉइस है। चॉइस मतलब मैम कि हमें अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना है। हमें अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना है, जो कि अनलिमिटेड है और नेवर एंडिंग है। हमें इनको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। फिर उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेस हैं वो हमारे पास लिमिटेड हैं या स्केर्स हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि इन रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस है कि हम इनको अलग अलग जगह पे एलोकेट कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। मतलब आपको ये सब पता होना चाहिए, जानना चाहिए, आ सकता है कि हमारी मैम कोई भी पूछेगा व्हाट इज द मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो बॉन्ड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, नेवर एंडिंग है, पर उसको पूरे करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और स्केर्स हैं। और प्रॉब्लम यही है कि उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं कि हम उसको अलग अलग जगह पे एलोकेट कर सकते हैं। उनकी एलोकेशन अलग अलग जगह पे हो सकती है। जैसे मैंने एक बहुत बेसिक एग्जांपल दिया था कि हमारे पास अगर दूध है, या दूध को छोड़ते अगर हम उसको लेबर, अगर हम लेबर के एस्पेक्ट में बात करते हैं कि आज अगर हमारे आपके पास एक लेबर है, ये भी एक रिसोर्स है। अब उस लेबर से आप कुछ भी काम करा सकते हो। उस लेबर से आप खाना भी बनवा सकते हो, उस लेबर से आप झाड़ू पोछा भी लगवा सकते हो, उस लेबर से आप अपनी, अगर वो इतना केपेबल है तो आप उसको अपने फैक्ट्री में बैठा के उसको क्या कहते हैं, कोई स्किल्ड काम भी करा सकते हो, आप उसको सिक्योरिटी की पोस्ट पे भी बैठा सकते हो, आप उससे कुछ भी करा सकते हो। आपके पास एक रिसोर्स है पर आप उससे बहुत कुछ करा सकते हो, आप उसे कहीं भी एलोकेट कर सकते हो। हमेशा याद रखना, आपको हमेशा अपनी रिसोर्सेज ऐसी जगह एलोकेट करनी चाहिए जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे या मैक्सिमम रिटर्न दे। कि अगर मुझे लगता है कि यार ये बंदे ये बंदा खाना बहुत अच्छा बनाता है, इससे मैं खाना ही बनवाऊंगा, ठीक है। अब मैं अपने लिए बनवाऊं या मैं रेस्टोरेंट में कहीं पे किसी के लिए बनवाऊं कि यार इससे मुझे प्रॉफिट मिलेगा, जो भी XYZ रीजन हो, तो आप अपना जो भी रिसोर्स है वहां पे एलोकेट करते हो जो आपको मैक्सिमम रिटर्न देगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा किसी भी एस्पेक्ट में। आपके लिए पर्सनल यूज में वो मैक्सिमम आपको वापस दे रहा है, ओके। तो ये चीज याद रखना कि ये एक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और यही स्कैरसिटी जिसको हम कहते हैं, स्कैरसिटी, यही सारी दिक्कतों की जड़ है। इट इज द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। अब आप ये देखो कि अगर हम लैंड की भी बात करते हैं तो आप ये देखो लैंड भी तो लिमिटेड ही है, राइट। लैंड की तो सबसे ज्यादा स्कैरसिटी है क्योंकि पॉपुलेशन कितनी ज्यादा बढ़ रही है। पर क्या उस पॉपुलेशन को एलोकेट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट लैंड है? अरे हम धरती को और बड़ा थोड़ी कर देंगे। हाँ, मार्स में जाके रह सकते हैं पर अभी भी वो इतना कंडीशंस हमारे लिए ठीक नहीं है कि हम वहां पे जाके रह पाए, राइट। तो हम हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब जैसे पेट्रोल है, ये रिसोर्स है। अब पेट्रोल से हम क्या क्या बना सकते हैं? पेट्रोल से हम क्या कहते हैं, खाना भी बना सकते हैं क्योंकि उसको जब आगे डिस्टिल करके और जो भी प्रोसेसेस उसके ऊपर करके LPG भी हो गया, राइट। एंड फिर उसको गाड़ी में भी यूज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में भी यूज कर सकते हैं, कुछ और भी बना सकते हैं, इंक इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं उसको और डाइल्यूट करके इथेनॉल वगैरह जो भी होता है हमारा, हम उससे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे है तो वो पेट्रोल हमारे पास लिमिटेड ही, आज नहीं तो कल खत्म तो हो ही जाएगा। तो हमें ये देखना है कि हम उसको ऐसी जगह पे यूज करें कि वो सबसे लंबे समय तक चले और हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट दे, राइट। तो यही स्कैरसिटी हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी जड़ है, जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसकी जड़ है। अब आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं जो आपके
आई थिंक ये आ सकता है, बहुत इजीली आ सकता है कि एक्सप्लेन इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट और एज एन साइंस, राइट? कि इकोनॉमिक को आप एक्सप्लेन करिए कि वो एक आर्ट है कि वो एक साइंस है। अब हम ये कैसे समझे? साइंस है, इतने बड़े बड़े लोगों ने तो बोला ही ये साइंस है, तो आर्ट कैसे है? आर्ट ऐसे है कि इट इज अ स्किलफुल यूज ऑफ नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स, और हम अपनी स्टडी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के दम पे कुछ भी अप्लाई करते हैं। देखो आर्ट क्या होता है? आर्ट कोई भी ऐसी चीज होती है जो सबके पास कॉमन नहीं है। हो सकता है आज मेरे पास कोई एक ऐसी क्या कहते हैं टैलेंट है, मतलब ये मेरे टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं खाना अगर बनाना है तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको कैसे बनाऊंगी। जरूरी नहीं अगर मैं कोई इंग्रेडिएंट्स है, कोई सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, उसको मुझे दिया जाए और वही सेम सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल्स किसी और को दिया जाए, तो क्या हम दोनों का टेस्ट जो भी हमने बनाया है, क्या वो डिश सेम होगी? डिश अगर सेम हो भी तभी क्या वो उसका टेस्ट और फ्लेवर सेम होगा? नो no. ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उससे हम क्या बनाएंगे। ऐसे ही इकोनॉमिक्स आर्ट इसलिए है क्योंकि इट इज अ स्किलफुल यूज ऑफ नॉलेज। हम जितनी भी हमारी इकोनॉमिक क्या कहते हैं लॉज होते हैं, जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं हम अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन, अपनी पर्सनल स्टडी के हिसाब से कोई एक रैशनल बनाते हैं, कोई एक क्या कहते हैं तर्क लेते हैं, राइट? सो इट इज आर्ट बिकॉज ऑफ दिस कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसके स्किल्स कैसे हैं, कि उसकी ऑब्जर्वेशन, उसकी स्टडी कैसी है, अपने जो भी उसने पढ़ाई करी उसके बारे में, और वो अपनी पढ़ाई को कैसे कहाँ अप्लाई कर रहा है। जरूरी नहीं है कि जो चीज मैंने पढ़ी है बगल वाले ने भी वही चीज पढ़ के और हम दोनों क्या कहते हैं सेम सिचुएशन पे सेम चीजें ही अप्लाई कर रहे हैं। इट इज नॉट नेसेसरी क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, इसीलिए ये आर्ट है। अब ये साइंस कैसे है? इट इज अ साइंस, बेसिकली इट इज अ सोशल साइंस। देखो साइंस क्या होता है? साइंस वो चीजें होती हैं जहां पे प्रूवन फैक्ट्स होते हैं, कि हमें पता है कि अगर 1+1 इस सिचुएशन में है इज इक्वल टू 2, तो 1+1 इज इक्वल टू 2 इस सिचुएशन में भी होगा। तो साइंस इज कि समथिंग विच हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट इज मतलब किसी भी जगह पे हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया तो उसका रिजल्ट सब जगह सेम अप्लाई होगा, इसीलिए हम उस चीज को साइंस कहते हैं, राइट? कि हमारे पास किसी चीज की, कि अगर कोई चीज मैंने पढ़ी है साइंस में, कि मैंने कोई फॉर्मूला पढ़ा है और वही सेम फॉर्मूला बगल वाले ने पढ़ा है और हमें कोई एक प्रॉब्लम दे दी जाए, तो मेरी प्रॉब्लम का आंसर भी वही होगा जो उसकी प्रॉब्लम का आंसर है। ओके तो इकोनॉमिक साइंस कैसे है? इकोनॉमिक साइंस ऐसे है, बेसिकली इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस एंड it is a systematic body of knowledge studying cause and effect relation with universal validity। कि हमें पता है कि अगर ये चीज हुई है, साइंस में क्या है? साइंस में वैलिडिटी होती है, कि हमें पता है कि अगर एक ये चीज है तो इस चीज इसी वजह से है, इन्हीं वजह से है, ये वजह हैं, right? 1+1 is equal to 2 in this situation also, or in any situation it will be that way. So it is a it is a systematic body of language कि हमारे पास इसकी पढ़ाई अवेलेबल है, हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है जो कि बहुत ही सिस्टमैटिकली ड्रिवन है, एक्सपीरियंस से, एक्सपेरिमेंट से ड्रिवन है, राइट? एंड वी स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन विद यूनिवर्सल वैलिडिटी। कि मतलब हमें पता है कि अगर कोई वजह, अगर क्या कहते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे अगर कोई लेक है तो वो भी इवेपोरेट होगा उसका पानी, और अगर दुनिया के किसी और कोने में कोई लेक है तो उसका पानी भी गर्मी की वजह से इवेपोरेट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कह रहे नहीं नहीं छोड़ो यहाँ कम गर्मी है तो यहाँ पे, हाँ ये जरूर हो सकता है कि कम गर्मी की वजह से कम इवेपोरेट हो रहा हो, पर 1+1 इज इक्वल टू 2, और जैसे ही ये इंटेंसिटी बढ़ेगी उसी हिसाब से उसकी बाकी चीजें भी बढ़ेंगी, राइट? एक चीज और याद रखनी है
इकोनॉमिक साइंस से ज्यादा सोशल साइंस है, लेकिन कोई भी इकोनॉमिक लॉ 100% सही नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि कोई चीज थंब रूल पे अप्लाई हो, राइट। इसीलिए इकोनॉमिक्स को साइंस से ज्यादा सोशल साइंस कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे लोग इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे सोसाइटी इन्वॉल्व होती है। हम यहाँ पे कोई भी चीज जो पढ़ रहे हैं वो पूरी सोसाइटी और लोगों के एस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं, और लोगों की फितरत होती है बदलना। हमें नहीं पता कि हम इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव करेंगे, तो क्या हम सेम सिचुएशन अगर 2 साल बाद होगी तो क्या हम वैसे ही बिहेव करेंगे। सो ये चीज हमेशा याद रखना कि भले ही इट इज अ साइंस, इट इज अ सोशल साइंस, पर इकोनॉमिक लॉज आर नॉट परफेक्ट। ओके, इसके एग्जाम्पल्स हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, और जब हम अलग अलग गुड्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेबलिन गुड्स हो गए, फिर नेगेटिव गुड्स हो गए, बहुत तरीके के गुड्स हैं जो हम जिनके बारे में पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि कई सारी चीजें यहाँ तो अप्लाई हो रही हैं, इस गुड पे तो अप्लाई हो रही है, पर इस गुड पे अप्लाई क्यों नहीं हो रही है। तो हम बहुत ये सब हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आप इतना याद रखना कि इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट एंड इट इज एन साइंस, मोर ऑफ अ सोशल साइंस। आर्ट क्यों? क्योंकि here it is a skillful use of knowledge to achieve desired results learned through our study, observation and experience। और साइंस में सोशल साइंस इसलिए क्योंकि इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज स्टडिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस with universal validity, but we have to keep in mind that universal laws are not perfect। अब इसी के अंडर आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसी साइंस के अंडर आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब मैम ये क्या होता है? ये सब याद करने वाली चीजें हैं, समझ लोगे तो याद रहेंगी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट डील्स विद व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व्ड। मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है कि हमारे पास समस्या है इलिटरेसी की, या कह ले पॉपुलेशन की। नॉर्मेटिव क्या होता है? पहले मतलब थोड़ा इसको इन डेप्थ और करेंगे। नॉर्मेटिव और पॉजिटिव को पहले थोड़ा बेसिक समझो। नॉर्मेटिव होता है जो होना चाहिए, और पॉजिटिव क्या होता है? जो हो रहा है। जैसे इसका क्या मतलब हुआ? पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, तो फिर लोगों के लिए रहने की जगह कम हो जाएगी, खाने के लिए खाना कम हो जाएगा, डिमांड ज्यादा होगी लोगों की, उस हिसाब से सप्लाई शायद इतनी ना हो। इसीलिए पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। स्कूल्स क्या कहते हैं पे लोग इतने अपने बच्चों को नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि गरीबी भी ज्यादा होगी, हर किसी के पास गुजर बसर करने के लिए पैसे शायद ना हो। तो ये सारी पॉपुलेशन इज द मेन रूट। कि आज अगर अब ऑस्ट्रेलिया है, या लेट्स से कि बट ऐसे कह भी नहीं सकते चाइना है, चाइना के पास पॉपुलेशन है, but they are very smart people, they have made sure कि उनकी पूरी पॉपुलेशन लिटरेट है, राइट। उनका लिटरेसी रेट हमारे उनकी पॉपुलेशन हमारी पॉपुलेशन से कई आगे है, पर दे हैव मेड श्योर कि उनका लिटरेसी रेट भी हमारी लिटरेसी से काफी आगे है। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। अभी कोविड का जो पैंडेमिक हुआ उसमें चाइना के कितने लोग मरे, हमारे भी बहुत लोग मरे, पर उनके जितने लोग मरे उनको इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा उनकी इकोनॉमी को, क्योंकि उन्होंने ये सब, उनकी इकोनॉमी काफी प्लान्ड है, काफी स्ट्रक्चर्ड है, कि अगर थोड़े बहुत लोग मर भी गए ना उनकी इकोनॉमी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी इकोनॉमी को जरूर फर्क पड़ा, क्योंकि वैसे ही इतनी चीजें दिक्कतें में हैं, फिर उसमें भी कुछ अच्छे लोग जिनके पास पावर है, स्किल है, टैलेंट है, वो भी निकल लिए, तो फिर और प्रॉब्लम हो गई, राइट। तो ये एक लिटरेसी का प्रॉब्लम है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का क्या फर्क है? कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है कि व्हाट शुड बी द सिचुएशन,
कि हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व। मतलब क्या होना चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन बताता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कि देखो पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए इतनी ज्यादा, पर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि भैया पॉपुलेशन तो है ज्यादा, पर अब हमें उससे डील कैसे करना है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे, ऑन फील्ड एक्सपीरियंस, हमें उससे डील कैसे करना है, राइट। अब जैसे हम पॉपुलेशन की ही बात कर रहे हैं, नॉर्मेटिव क्या कहते हैं कि पॉपुलेशन होनी ही नहीं चाहिए, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होनी ही नहीं चाहिए, वेयर एज पॉजिटिव बोलते हैं कि भैया पॉपुलेशन तो है, तो अब तो उसका कुछ कर नहीं सकते, पर उसको डील करने के भी फिर तरीके हैं कि हम लोगों में इस बात की जागरूकता फैलाएं कि नहीं, हम दो हमारे दो, हम जितने कम बच्चे करेंगे उन पे उतना ही ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। पहले के जमाने में एक एक फैमिली से 10-10 बच्चे आ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, दो चार उसमें से चले भी गए निपट भी गए, नहीं फर्क पड़ रहा है, अरे और इतने बच्चे हैं। पर आज के टाइम पे ये मेंटालिटी डेवलप हो रही है, और अच्छी बात है कि हो रही है कि हम दो हमारे दो, और आजकल तो कई लोग एक ही बच्चा भी करना चाहते हैं, उसी को ही ढंग से पढ़ा लो, उसी को ही काबिल बना लो, उसी को ही ऐसा इंसान बना लो जो इस दुनिया के इस देश के काम आ पाए, राइट। तो प्रॉब्लम तो है, तो उस प्रॉब्लम को डील करने के तरीके, ये सारा बताता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और नॉर्मेटिव क्या बताता है कि व्हाट शुड बी द सिचुएशन, व्हाट शुड बी, होना क्या चाहिए, राइट right? तो ये है हमारा बेसिक डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम लोगों ने कल एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था कि हमारी इकोनॉमिक्स में यहाँ पे जैसे इस बार इस सिलेबस में हमारी क्लास 11th का जो सिलेबस है उसमें तो हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फर्क होता है, कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये आपकी क्लास 12th में आएगा। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब इट्स अ होल बुक नॉट जस्ट कॉन्सेप्ट। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मैंने कल भी आपको बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी, कि एक इंसान के बारे में पढ़ रहे, इंडिविजुअल यूनिट, एक इंसान, एक स्कूल, एक जगह, इंडिविजुअल यूनिट। और मैक्रो में क्या पढ़ रहे हैं, मैक्रो में पढ़ रहे हैं हम सब कुछ, होल, होल इकोनॉमी, एग्रीगेट फैक्ट्स, एग्रीगेट यूनिट्स। यहाँ पे हम एक यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम मिला जुला के सारे यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, हम बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि यहाँ पे हम पढ़ते हैं किसके बारे में, यहाँ पे हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल इनकम के बारे में, कि एक इंसान की इंडिविजुअल इनकम कैसी है, वो कैसे लोगों पे खर्च, अपनी चीजों पे अपनी सेटिस्फाई करने को अपने आप को खर्च कर रहा है उन पैसों को, वो उसका कंजम्पशन पैटर्न कैसा है, उसके ऑल्टरनेटिव, वो उसकी चॉइसेस कैसी हैं, जैसे जब वो कंजम्पशन कर रहा है, वो ऑल्टरनेटिव यूज किन किन चीजों पे वो पैसे खर्च कर रहा है, उसके रिसोर्सेस क्या क्या है। मैक्रो में हम क्या पढ़ते हैं, मैक्रो में पढ़ते हैं हम पूरी इकोनॉमी की इनकम, होल इकोनॉमिक इनकम, जिसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी। ये बेसिक फर्क है मैक्रो और माइक्रो में, कि यहां हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हैं और यहां हम होल के बारे में, पूरी पूरी कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, सारे लोगों की इनकम मिला जुला के जीडीपी के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। अब दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर गुड के डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ रहे हैं, एक पर्टिकुलर गुड, जैसे कि मान लिया ऑरेंज, ऑरेंज की क्या डिमांड है, ऑरेंज की क्या सप्लाई चल रही है मार्केट में, हम ये पढ़ रहे हैं। और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे सारे गुड्स की डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई।
या हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि नागपुर में कितनी डिमांड है और सप्लाई है, या देख रहे हैं कि लखनऊ में कितनी डिमांड है सप्लाई है, पर यहाँ हम देख रहे हैं कि ओवरऑल कितनी डिमांड है और सप्लाई है। ये एक बेसिक डिफरेंस है माइक्रो का और मैक्रो का, और माइक्रो में हम इंडिविजुअल लेवल पे ये सारी चीजें पढ़ेंगे। पहले अपने बारे में तो जान लो, फिर दुनिया के बारे में जानना, राइट? तो आज का फिर हम लोग अपना टॉपिक यहीं सम करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा आज? हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने एल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, लायनल रॉबिन्स, प्रोफेसर एंथनी सैमुअलसन, इन चारों को पढ़ा। एडम स्मिथ ने किसके रेफरेंस में डेफिनेशन दी है? उसने वेल्थ के रेफरेंस में डेफिनेशन दी। अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर के रिस्पेक्ट में, लायनल रॉबिन्स ने स्कैरसिटी के, और प्रोफेसर एंथनी सैमुअलसन ने ग्रोथ के। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा स्कैरसिटी, फिर हम लोगों ने पढ़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, कि हमें चॉइस करनी है। क्या चॉइस करनी है? चॉइस करनी है कि हमारी वांट्स तो अनलिमिटेड है, पर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो हम कैसे अपने रिसोर्सेज को उनमें उन ऑल्टरनेटिव यूजेस में लगाए, हम कैसे सेलेक्ट करें कि हमें किस चीज में अपना रिसोर्स लगाने चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट एंड एज अ साइंस। आर्ट क्यों है? क्योंकि हर इंसान के अपने अलग स्किल्स होते हैं, अपनी अलग ऑब्जर्वेशन होती है, स्टडी होती है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है, उसका सब अपना अलग होता है। तो अगर कोई भी वो अपना पढ़ा हुआ अप्लाई कर रहा है तो वो हमेशा डिफरेंट होगा। अगर सेम चीजें किसी और बंदे ने पढ़ी है तो उसका भी जो एप्लीकेशन होगा वो उन दोनों लोगों का अलग अलग होगा, क्योंकि ये उसकी पर्सनल एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है। ओके? और वो साइंस किस लिए है? क्योंकि कुछ चीजें हमारी थंब रूल पे हैं। वो अलग बात है कि सोशल साइंस बोला गया है इसको, क्योंकि किसी भी चीज की परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम कोई चीज एकदम 100% उससे नहीं कह सकते या श्योरिटी से नहीं कह सकते कि यही यही होगा। लेकिन मेजॉरिटी में, मैक्सिमम केसेस में यही होगा। कॉज और इफेक्ट रिलेशंस पढ़ते हैं हम अलग अलग, उस पे कॉज और इफेक्ट रिलेशंस पढ़ते हैं हम किस चीज पे? विद यूनिवर्सल वैलिडिटी, कि भैया हर जगह यही होगा। लेकिन ये तो साइंस में होता है, इसीलिए उसको दोनों चीजें देखो बोली। ये भी बोला कि कॉज और इफेक्ट रिलेशन पढ़ना है हमें, और उसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी भी पढ़नी है कि हर जगह वैलिड होगा। पर साथ ही में ये भी बोल दिया कि देखो भैया, इकोनॉमिक लॉज परफेक्ट नहीं है, इसीलिए उसको सोशल साइंस के अंडर डालो। इकोनॉमिक लॉज परफेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं, और लोग दे डिफर फ्रॉम एवरीवन। आप अपने सगे पेरेंट्स जैसे नहीं हो सकते, आप अपने सिबलिंग जैसे नहीं हो सकते, एवरीवन इज डिफरेंट, राइट? तो उसने दोनों बातें बोली कि वो साइंस भी है। क्यों? क्योंकि इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज विच वेयर वी स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप with universal validity, but it is also a social science, क्योंकि इकोनॉमिक लॉज आर नॉट परफेक्ट। ये चीजें याद रखनी। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस में हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी। पहली है पॉजिटिव साइंस और दूसरी है नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस मतलब कि क्या आइडियल सिचुएशन है, क्या होना चाहिए। हमें रोज सवेरे 4-5 बजे उठना चाहिए, हमें उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, सेल्फ वर्क करना चाहिए, अपने सारे ड्यूटीज ढंग से निभाने चाहिए, रात में 9-9:30 तक सो जाना चाहिए, साथ में खाना खाना चाहिए। ये सारी चीजें आइडियल सिचुएशंस हैं कि ये सब होना चाहिए। पर हो क्या रहा है? संडे वाले दिन हम 12 बजे से पहले नहीं उठेंगे, पूरे दिन टीवी देखेंगे, फिर उसके बाद अगले दिन का होमवर्क भी मिस हो जाएगा, मम्मी पापा की बात नहीं सुनेंगे। ये सारी चीजें हो रही हैं। इन सिचुएशन में कैसे फिर काम करना है? ऐसा तो है नहीं कि यार जब तक कोई आइडियल सिचुएशन होगी तभी हम काम करेंगे या तभी उसको उसके अंदर जाएंगे, और कोई अनआइडियल सिचुएशन है तो उसको छोड़ देंगे। ऐसा थोड़ी है कि आपके पेरेंट्स आपको छोड़ देते कि नहीं यार 10 बजे 12 बजे उठ रहा है, छोड़ो यार इसको, अपनी जिंदगी से निकालो। वो फिर उसी हिसाब से डील करते हैं कि नहीं ठीक है, समझाएंगे आपको, काउंसिल करेंगे, डांटेंगे, कभी कोई मार भी खाएगा, ठीक है, तो फिर वो अपने हिसाब से डील करेंगे कि अब उसके पास इतना ही टाइम फ्रेम है, तो उसके जो बचा हुआ टाइम फ्रेम है वो उसको कैसे सबसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे लेके आए, राइट? फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का बेसिक डिफरेंस,
ये आज का पूरा हमारा टॉपिक कवर हुआ है। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया हो। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया या आपको चाहिए कि अभी तक मैंने जो पढ़ाया है, मैं अभी पढ़ा रही हूँ स्टैटिस्टिक्स का, मैंने स्टार्ट किया है, स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये सारी चीजें हैं, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो बुक मैंने अभी छुई नहीं है। ओके, पहले हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स समझ लें, उसका थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ये सब थोड़ा समझ लें, फिर उसके बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम दोनों चीजें पैरेलल लेके चलेंगे। फिर अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको लगता है कि मैम मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है, मैम या आपने ये चीज छोड़ दी है, या मैम आपको ये चीज भी समझानी चाहिए, तो आप मुझे या तो कमेंट सेक्शन में लिखो, या तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे लिखो, आप मुझे मैसेज करो, या मुझे आप इंस्टाग्राम पे पर्सनली डीएम कर दो। आई विल रिवर्ट बैक टू यू। और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में उस टॉपिक को कवर करेंगे। और जब हमारे बच्चे मतलब प्रिपेयर, थोड़ा सा हमें बच्चों का बेस बन जाएगा, देन वी विल बी कंडक्टिंग लाइव क्लासेस ऑल्सो, ताकि हम उनको क्लियर फ्रंट फुट पे उसको डील कर पाए। ओके, तो आज की क्लास यहीं सम अप करते हैं। आई होप यू ऑल हैड अ ग्रेट टाइम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।